हेलो एंड वेलकम फ्रेंड। मैं हूं मुजफ्फर चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल परफेक्ट रिएक्शन। दोस्तों, हमारे साथ आज इंडिया कानपुर से मौजूद हैं अनिल कुमार जी। ये टीचर हैं और पाकिस्तान इंडिया रिलेशन के साथ साथ इकोनॉमी जो पाकिस्तान और इंडिया की है उसके ऊपर इनकी गहरी नज़र है और बहुत ही इंटेलेक्चुअल और बहुत ही समझदार मैं समझता हूँ कि ये बात करने वाले हैं। तो वेलकम टू द शो अनिल वर्मा जी, अनिल कुमार नमस्कार जी। जी सर। आपको और आपके श्रोताओं को मेरा नमस्कार जी। कैसे हैं सर, आप ठीक हैं? बहुत बढ़िया, अपना बताएं सर। जी मैं ठीक हूँ। अच्छा सर, हम बात आज कर रहे हैं इकोनॉमी के ऊपर। इंडिया की जो इस वक्त डिक्लेयर की गई है ग्रोथ रेट जो है साल जो 2022-23 की, वो 7.2% है। और अगर हम बात करें चाइना की, यूएसए की, जापान की, जर्मनी की, तो कोई भी इस फिगर तक नहीं पहुंच पाया। सारे अराउंड 3-4 के फिर रहे हैं। तो सर, और उसके साथ साथ जो इसकी इंडिया की जो जीडीपी है 3.3 ट्रिलियन रही है। तो कैसे देख रहे हैं कि मैं तो यहाँ पर बड़ा सरप्राइजिंग हूँ, बहुत ही मैं हैरान हुआ हूँ कि इंडिया जिस तरीके से वहां पर डेवलप एक कर रहा है और जर्मनी को पीछे छोड़ने जा रहा है। जो आगे फिगर आ रहे हैं उसमें ये बताया जा रहा है कि 1-2 माह 3 माह में अगले साल से पहले पहले ये जर्मनी को क्रॉस कर जाएगा और चौथी बड़ी इकोनॉमी बन जाएगी। तो सर कैसे देख रहे हैं, क्या वजह है कि इंडिया इतनी तेजी से तरक्की कर रहा है? इसके पीछे जो रीजंस हैं वो जरा बताइएगा ताकि पाकिस्तान भी इससे कुछ सबक हासिल कर सके। सर, क्वेश्चंस आपने एक ही बार में बहुत ज्यादा पूछ दिया। इतना एक्साइटमेंट है, इतनी खुशी जी है। जी लेकिन मैं जी जी स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन एक तरफ से बताता जी हूँ। सर, हम लोग क्या क्या है, बजट में हम लोग एक साल को 4 क्वार्टर में बांटते हैं सर। 3-3 महीने के 4 क्वार्टर होते हैं। पहला क्वार्टर जी जो है हम लोगों का जो फाइनेंशियल ईयर होता है, देखिए 2022 अप्रैल मई जून में 13.5% हमारा ग्रोथ था। उसके बाद जुलाई जी। अगस्त सितंबर में 6.3%। उसके बाद हम्म। अक्टूबर नवंबर दिसंबर में 4.4%। काफी कम हो गया था इसमें। जी और फिर जी जो है जनवरी फरवरी मार्च में 6.1%। एवरेज जब निकालते हैं तो हम पाते हैं 7.2%। इस समय सारी जी दुनिया में चर्चा का कारण बना हुआ है। सारे न्यूज़पेपर्स जो है 7.2% और इंडिया ने मेराकी कर दिया, लाइक दैट आ रहा है। ये सही बात जी है। जी उसके रीजन सर क्या है कि देखिए, दो कारण। पहले अगर इंडिया के अंदर की बात करें तो जब 4.4% तीसरे क्वार्टर में था, तो हमारे यहाँ जी। रघुराम राजन जी थे, उन्होंने कमेंट कर दिया कि इंडिया की हम्म। हिंदू ग्रोथ रेट चल रही है। हिंदू ग्रोथ रेट क्या होता है कि 1991 से पहले 4%, 4.5%, 5%, मैक्सिमम 5 की ग्रोथ जाती जी थी। और इतना ही जो है वो कहते थे कि आपकी पॉपुलेशन बढ़ जाती है साहब, तो कुल मिला के बराबर हो जाता है। तो एक हम्म कमेंट किया था कि आपका तो हिंदू ग्रोथ रेट चल रहा है। लेकिन अभी जब इस सेशन की बात आई तो इसमें खुद हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा था कि इस बार जो है हमारा 7% के आसपास जाएगा। और फिर ये हम्म। 7.2%। रीजन क्या रहा? जी। एग्रीकल्चर सेक्टर और सर्विस सेक्टर में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही हमारी हम्म। इस बार। एक्चुअली है कि हम लोगों ने 3 भागों में, 3 भाग सारी दुनिया में 3 भागों में बांटते हैं। प्राइमरी हम्म। सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में आता है एग्रीकल्चर, माइनिंग, एग्रीकल्चर बेस, जैसे आपने तालाब खोदे, मत्स्य पालन किया, जो एग्रीकल्चर बेस इकोनॉमी है। जी सेकेंडरी सेक्टर में आता है मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन। और टर्शियरी सेक्टर में आता है सर्विस सेक्टर। सर्विस हम्म। सेक्टर, इंफॉर्मेशन, आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बीमा उद्योग, परिवहन, परिवहन मतलब कि ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, जी जी इंश्योरेंस जी जी सेक्टर, ये सब इसमें आ गया। तो हम लोगों जी। का जो आईटी सेक्टर है और एग्रीकल्चर सेक्टर, इन दोनों ने इस बार हमें बहुत सपोर्ट किया और हम्म। 7.2% पे हमारा रहा। दुनिया के सही। दूसरे देशों का जो ग्रोथ रेट कम हुआ है, हमारा भी हम्म। 7.2, मैं इसे बहुत अच्छा नहीं मानता। मैं खुद अच्छा अच्छा। नहीं मानता। कारण हम्म। कि हमारा ग्रोथ अगर 9%, 10% रहे लगातार 10 वर्षों तक, तो फिर हमारी, एक मैं बात कर रहा हूं, तो हमारे यहाँ हम्म। सारी बेरोजगारी 10 से 12 वर्षों में खत्म हो जाएगी। और हम लोगों का पर कैपिटा इनकम बढ़ जाएगा। पर कैपिटा मतलब हम्म। हमारी 140 करोड़ आबादी है सर। तो अगर मान लीजिए 3.3
ट्रिलियन की हमारी, अभी आप ही ने बताया कि जीडीपी है, ठीक है ना सर। और जी एक जर्मनी है जिसकी आबादी ही मात्र 6 करोड़ है, लेकिन वो करीब जी 4.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। तो पर कैपिटा इनकम बढ़ गया, हर एक व्यक्ति की आमदनी बढ़ गई, ठीक है ना। तो हमको उस स्टेज तक जाना है, तो कम से कम 10%, 9% का ग्रोथ 15 साल तक रहे, तो हम लोग अपने यहाँ बेरोजगारी दूर कर दें, हमारे आदमी, हमारे यहाँ के नागरिकों का जो स्तर है वो पश्चिमी देशों के बराबर हो जाए। लेकिन 7.2% से मैं खुश हूं। खुश इसलिए हूं कि साहब इस समय दुनिया के हालात खराब चल रहे हैं, रशिया यूक्रेन वार और कोरोना, इन दो को बिल्कुल। आप देखिए तो इनकी वजह से सारी दुनिया की इकोनॉमी में डाउनफॉल आया हुआ है। ये ब्रिटेन की आप बात कर रहे हैं, यहाँ महंगाई दर तो साहब 9.5%, 10%। हम अपने पड़ोस पाकिस्तान में देखें तो सुना है वहां 38% महंगाई है, 38-37% के ऐसे आसपास ऐसे सुनने में आ रहा। ऐसे ही है, ऐसे तो ऐसे ही है। तो हमारे यहाँ अभी क्या हुआ, महंगाई रेट कम हुई है, 6% से नीचे गया है। और तो उसका कारण क्या रहा कि जो पेट्रोल खरीदा गया है, मैंने क्रूड ऑयल खरीदा है रशिया से, उसको रिफाइन जी। करके मैक्सिमम जितना हम बेच सकते थे बेचा। चाइना ने भी ये किया है, लेकिन चाइना का हम्म एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा कम हुआ क्योंकि रशिया यूक्रेन वार की वजह से उनके एक्सपोर्ट्स में बहुत ज्यादा गिरावट आई। गिरावट हमारी जी। कंट्री में भी आई है, लेकिन हमने अपने घरेलू बाजार को भी मजबूत करने का प्रयास किया। देखिए टेक्सला एक बहुत बड़ा नाम है, आ रही है, लेकिन टेक्सला नहीं और भी तमाम कंपनीज है। अभी ये आज ही की न्यूज है, बहुत से लोगों ने नहीं सुना होगा, PFIE, ये पैसिफिक जो है इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है, इसमें 14 देशों ने एक योजना बनाई है कि हम इंडिया में ही अब इन्वेस्ट करेंगे। ये फॉक्सकॉम ताइवान की, उसके बाद चाइना की जितनी भी कंपनीज है सब यहाँ पे इंडिया में आ रहे हैं। तो 5-6 साल में आप पाएंगे कि इंडिया एक मैन्युफैक्चरिंग हब होने जा रहा है। ये गलती क्या हुई थी, अगर हम इतिहास की बात कर ले थोड़ा सा सर, तो 1991 में हम लोगों ने इकोनॉमिक रिफॉर्म पॉलिसी लाए थे, और चाइना ने 1975 में एलपीजी रिफॉर्म कर दिया था। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उनके यहाँ एक दार्शनिक थे डेंग शाइपेंग। मैं ऑडियंस को, क्योंकि चाइनीज नेम है तो स्पेल कर देता हूं, DENGXIAOPING, ऑडियंस के चूंकि चाइनीज नेम है, जी डेंग जी ठीक, शाइपेंग। कंटिन्यू कर। ये 1975 में जो है इन्होंने इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन जो चाइना में किया, हम लोगों ने थोड़ा देर कर दी। हालांकि गवर्नमेंट की, हम उस वक्त की गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा दोष नहीं देंगे, हम यूएसएसआर लॉबी के कंट्री थे। अब पाकिस्तान की भी बात करते हैं। पाकिस्तान लॉबी जो है अमेरिका के लॉबी की थी, ठीक है ना सर। हम लोगों का जो ग्रोथ कहा जाता है कि साहब ग्रोथ अभी 10 साल में हुआ, ऐसा नहीं है। सब कार्य केवल इसी 10 साल में नहीं हुए। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू देश आजाद हुआ तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो नहीं, औद्योगिक आप मंत्री इसका थे, क्रेडिट मोदी जी को नहीं देंगे? आप इस चीज का क्रेडिट मोदी जी को नहीं देंगे? जरूर देंगे, जरूर देंगे। देखिए एक एग्जाम्पल देते हैं कि हमारे यहाँ साहब जो स्कीम चली कि हम 2 रुपया किलो अनाज देंगे गरीबों को, कांग्रेस के समय से चल रही थी। लेकिन जब कोरोना आया तो मोदी जी ने इसको फ्री ऑफ कास्ट कर दिया, और सारे डीएम, डीएम मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, पाकिस्तानी भाइयों को बता दें, हमारे यहाँ जिला होता है, जिले का एक सबसे बड़ा जी जी अधिकारी जी। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है। तो उसको ऑर्डर दिया कि अगर 1 महीने के अंदर अंदर हर एक परिवार को नहीं मिला और शिकायत मिल गई तो तुम्हारी नौकरी गई। कांग्रेस के समय में क्या होता था कि थोड़ा लेट हो जाता था, 1.5 महीने में भी एक बार मिल जाता था। लेकिन जब से ये मोदी जी आए तो उन्होंने उसी योजना को देखिए और आगे बढ़ा। तो मोदी जी ने किया है, उनको क्रेडिट है। लेकिन जो पाकिस्तान में कहा जाता है कि इमरान खान साहब होते तो मैजिक हो जाता, शहबाज शरीफ या इस्टेब्लिशमेंट कोई मैजिशियन ढूंढते, आप ऐसा। यानी आप आपके कहने का मतलब ये है, ये कांग्रेस की जो पॉलिसियां थी उसी का तसलसल चल रहा है? उनमें कुछ सुधार किया गया है, परिवर्तन वक्त के हिसाब से किया गया है, लेकिन जी हमारे कहने का मतलब विकास एक निरंतर प्रक्रिया है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। और जो 1947 में हमने शुरू किया था, बीच में जी सरकारें बदली, अटल बिहारी वाजपेयी जी आए, उन्होंने भी किया, फिर कांग्रेस की आई, जी। कांग्रेस ने भी कंटिन्यू किया। हमारे यहाँ जो अच्छी योजना कांग्रेस शुरू करती है, बीजेपी बंद नहीं करती। बीजेपी ने शुरू कर दिया था 2004, अटल बिहारी वाजपेयी, उसे कांग्रेस ने बंद नहीं किया, कांग्रेस ने उसको जारी रखा। हमारे यहाँ ये है सर, मतलब सर, कि हमारे तो यहाँ पर जो भी गवर्नमेंट आती है वो अपनी पॉलिसी
पहले तो बात है कि हमारी किसी गवर्नमेंट की पॉलिसी होती ही नहीं है, और लेकिन जो अगर थोड़ा बहुत काम हो भी रहा होता है, तो जब वो गवर्नमेंट खत्म होती है, नई गवर्नमेंट आती है, तो वो सब चीजें छोड़ के वो नई वर्किंग शुरू कर देती है। तो हम फिर वहीं पे खड़े होते हैं जहां पर हम 4 या 5 या 6 साल पहले खड़े थे। तो यही हमारी खराबी यहाँ पर है कि आपने जैसे बताया कि कांग्रेस की कोई चीज अच्छी चल रही है, तो वो बीजेपी भी अडॉप्ट करती है, वो कहती है कि हाँ ये काम अच्छा हो रहा है तो इसी को हम कंटिन्यू करें। तो ये बड़ी अच्छी आपने यहाँ पर बात बताई है। और बीजेपी नहीं, बीजेपी की कोई अच्छी स्कीम थी अटल बिहारी हम्म वाजपेयी जी के समय में, तो कांग्रेस ने भी उसको हम्म कंटिन्यू किया। ये लोग आप ये चीज नहीं करते हैं। थोड़ा बहुत राजनीति चलता है डेमोक्रेसी में, तो आप जानते हैं थोड़ा बहुत तो खींचतान चलता है। अच्छा सर, सर आपने देखिए, इंडिया के डेवलपमेंट की बात की, यहाँ पर बताया आपने सारा। तो पाकिस्तान की अगर थोड़ी यहाँ पर अगर ऐड करें कि पाकिस्तान की जीडीपी के बारे में बता दूं आपको कि पाकिस्तान की ग्रोथ रेट कितनी रही है, आपके इल्म में नहीं होगा शायद, ये माइनस पॉइंट में रही टू नाइन। पाकिस्तान की। हाँ 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 माइनस हाँ, पॉइंट टू, माइनस। माइनस में है, माइनस। प्लस में माइनस नहीं, में ये है। माइनस में है। माइनस में है। तो सर कैसे फिर आप अगर कंपैरिजन करें पाकिस्तान, देखें ना हर चीज में पाकिस्तान कहता है जी कि मैं इंडिया ने एटम बम बनाया तो हमने भी बनाया, इंडिया ने ये किया तो मैंने भी ये किया, इंडिया वो कर रहा है तो मैं भी वो करूं। अब हर चीज में बराबरी की कोशिश करता है, लेकिन जब इकोनॉमी की बात आती है, अवाम को रिलीफ देने की बात आती है, मुल्क को तरक्की देने की बात आती है, तो वहां पर आप पाकिस्तान को कैसे देखते हैं इंडिया के सामने पे? सर इसमें इशू ये है कि आपके जो पॉलिसी मेकर हैं, विजन नहीं है। अभी अभी आपने कहा आपस में जैसे इनका क्लैश चलता है, लड़ते हैं। जी। सर देखिए, हमेशा कंपटीशन से भी कार्य नहीं होता। देखा जाता है हमारी कंट्री को क्या सूट करता है, हमारी लैंड हम्म को, हमारी जमीन को क्या सूट करता है। जैसे हम्म इंडिया का ही एक एग्जाम्पल है, इंडिया चाइना का। एक प्रोजेक्ट जी था, चाइना ने मैग्लेव ट्रेन जो है बनाई। मैग्लेव जी मैग्लेव ट्रेन क्या होती है सर? मैग्नेटिक, ये इलेक्ट्रिक से चलती है, जी जी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। जब करंट जाता है तो ट्रेन हवा में आ जाती है, पहिए की जरूरत हम्म नहीं होती है और स्विंग करती है। इंडिया हम्म की जब बात आई तो इसकी स्पीड होती है करीब 550-600 किलोमीटर। तो जब ओ, इंडिया में देखा गया कि हमारी पॉपुलेशन डेंसिटी है, हमारे बड़े बड़े शहर ही 200-200, 250-250 किलोमीटर पे है, और इसमें हम्म मैग्लेव ट्रेन अगर हम शुरू करते हैं तो कम से कम 500 से 600 किलोमीटर के बीच का एक स्टॉपेज होना चाहिए। तो हमारी इकोनॉमी हम्म को सूट नहीं करता, हमारी हम्म डेमोग्राफिक, हमारी जो जनसंख्या उसके साथ तो सूट नहीं करता। हमने नकल नहीं करी। हम्म आपने क्या हम्म काम किया? जो आपके शहबाज शरीफ साहब थे, जब हमारे यहाँ मेट्रो चली तो चाइना जाते हैं, चाइना मना कर रहा था कि मेट्रो मत चालू करिए लाहौर में, लेकिन कर्जा ले आते हैं, घाटे में आज भी चल रही है, और आप मेट्रो केवल दिखाने के लिए कि इंडिया से कंपटीशन करनी है जी साहब ले आते हैं। तो केवल कंपटीशन के लिए नहीं किया जाता है, हम्म। अपनी जरूरत देखी जाती है, आवाम की बेहतरी देखी जाती है। सर देखिए, हम जैसे इंडिया हमारे एक इंडिया बांग्ला। मिसाल हमारे हमारे एक मिसाल हाँ है, पंजाबी की मिसाल है कि किसी का मुंह लाल देख के अपना मुंह लाल ना कर लो, यानी कि किसी का मुंह अगर सुर्ख हुआ है ना, तो थप्पड़ों से अपना मुंह सुर्ख ना करो। तो ये मिसाल पाकिस्तान पे यहाँ पर आती है कि अगर इंडिया ने मेट्रो चलाई तो पाकिस्तान को, वो देखें वो प्रोजेक्ट, अब आपको मैं बताऊं कि वो एक बंदा जो बलूचिस्तान में बैठा है उसके ऊपर भी उसकी वजह से कर्जा चढ़ा है, वो इतना बिल्कुल बिल्कुल हैवी वो ये समझे बिल्कुल प्रोजेक्ट है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जी बलूचिस्तान में लोगों के पास गैस नहीं है, बताइए। तो जी ये जी बिल्कुल। एक अंतर आ जाता है ना, एक परिवार में ही जी दो लोग अलग अलग, एक को रोटी मिल रही है, एक को जी नहीं मिल रही है, लाइक दैट। जी तो जी, सर जैसे कंटिन्यू रखें आपके सर लिए, आप। हाँ बिल्कुल। हम्म अब आपके लिए जो योजनाएं जो पाकिस्तान के लिए, कल मैं डॉक्टर इफ्तिकार अहमद साहब का सुन रहा था, आप ही ने इंटरव्यू लिया था। वो बता रहे थे जी कि बिना इंडिया की हेल्प के, बिना इंडिया के सपोर्ट के पाकिस्तान का डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है। वही उसी बात पे हम्म मैं आ रहा था, कैसे क्या है। देखिए, इंडिया जी की भी जरूरत है बांग्लादेश के साथ बिजनेस बढ़े, नेपाल के साथ बढ़े, भूटान के साथ बढ़े, श्रीलंका के साथ बढ़े। क्योंकि अगर इन देशों की इकोनॉमी पे जब फर्क पड़ेगा, तो चूंकि ये हमारी पड़ोसी देश है, तो हमारी भी व्यापार पे फर्क पड़ेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, व्यापार में हम्म लागत का फर्क आता है। आप तो टेक्सटाइल इंजीनियर रहे हैं, एम्प्लॉयर रहे हैं। देखिए लागत, जी जब इंडिया से पाकिस्तान के बीच में बिजनेस करेंगे तो हमारी लागत, कॉस्टिंग कम आएगी, ट्रांसपोर्टेशन कम जी आएगी। तो हम जो जी प्रोडक्ट बनाएंगे इंटरनेशनल मार्केट यूरोप में भी बेच सकेंगे ना, क्योंकि हमारे लागत कम आई है साहब। तो इंडिया के जी लिए जी पाकिस्तान भी जरूरी है, लेकिन पाकिस्तान के लोगों को भी सोचना होगा कि उनके लिए भी इंडिया बहुत जरूरी है। हम्म जैसे मार्केट का मोनोपोलाइजेशन, मार्केट में जो मोनोपोलाइजेशन हो गया है आपके यहाँ, वो जी खत्म करना पड़ेगा।
एक उदाहरण लेंगे, सीपीईसी की बड़ी आप लोग बात करते हैं। जो मेरे पास डाटा है कि साहब पाकिस्तान में जो इस समय डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी है 1 किलोवाट आवर, माने 1 घंटे में अगर 1 किलोवाट बिजली खर्च की जाए और 1 घंटे तक खर्च की जाए तो उसका जो है आपके यहाँ 13 रुपया लिया जाता है। और जो जी बिजली दी जाती है इलेक्ट्रिसिटी इसमें कॉमर्शियल, उसका शायद आप लोग 41 रुपया लेते हैं, जो मैंने डाटा देखा जी है इंटरनेट पे उसके जी। हिसाब से। हमारे यहाँ ये 6 रुपया और 8.5 रुपया है। ठीक है ना हम्म। सर? मैं अभी सब्सिडी वाली बात नहीं कर रहा हूँ, किसानों को जो सब्सिडी देते हैं उसकी बात नहीं कर रहा सर हूँ, ये जनरल रेट इकतालीस की बात। रुपए यूनिट जो है ना, ये बगैर टैक्स के है, ये फ्लैट रेट है। इसके ऊपर अभी टैक्सेस जो पड़ते हैं वो अलग से हैं, वो तकरीबन 60 से 70 रुपए तक चला जाता है यूनिट जो है। अच्छा, तो सर अब एक मैं चीज कहता हूं कि अगर इंडिया जी कजाकिस्तान तजाकिस्तान को लेके आपने कोई योजना बनाई, कजाकिस्तान में यूरेनियम सस्ता है, कोयला सस्ता है, जी गैस सस्ती है, लेकिन अब प्रॉब्लम क्या आती है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी इतनी बड़ी नहीं है कि आप मेगा प्रोजेक्ट बना सके। मतलब मान लीजिए 1 लाख करोड़ आपने कहीं से ले लिया, मान लिया कि हो गए, पैसे है जी नहीं लेकिन हो गए, और आप जब प्रोजेक्ट शुरू करेंगे पाकिस्तान में तो उसका 1 महीने का ब्याज भी खुद पाकिस्तान से नहीं निकल पाएगा, क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी उतनी बड़ी नहीं है। लेकिन अगर आपने हम्म, इंडिया को जोड़ लिया, इंडिया के साथ बिजनेस शुरू कर दिया, और धीरे धीरे इंडिया बांग्लादेश म्यांमार जैसे आपस में जुड़े हुए हैं वो जोड़ लिया, तो क्या होगा कि आपको डबल फायदा हो जाएगा। इंडिया से जो तजाकिस्तान कजाकिस्तान माल जाएगा उस पर भी ट्रांजिट ड्यूटी मिलेगी, वहां से जो आयल गैस आप खरीदेंगे उससे आपको बिजली सस्ती पड़ेगी, और बिजली सस्ती जो आपने बनाया वो कुछ इंडिया में बेच दिया, कुछ ईरान में, कुछ अफगानिस्तान में, लाइक दैट। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि इसमें जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में बिजली बनाने वाली चाइना की कंपनियां हैं वो लूटपाट नहीं कर पाएंगी, वो कंपटीशन में उनको सस्ता बेचना पड़ेगा, फिर आपको हम्म, बिजली उन्हें भी सस्ती बेचनी पड़ेगी। अभी आप लोगों ने हम्म, क्या कर रखा है, जो आपकी स्टेब्लिशमेंट या जो भी है, नेता भी हो सकते हैं, जी उन जी। लोगों ने उन लोगों ने उस पर अपना शेयर डाल दिया है सीपीसी के पावर हम्म, प्रोजेक्ट में, 2%, 4%, 5%, और छूट दे हम्म, दी है कि भाई तुम्हारा कंपटीटर नहीं कोई आएगा पाकिस्तान में, अब लूट लो हम्म, पाकिस्तान की जनता को। जी ये है। अभी मैं देख रहा था, आप ही का एक इंटरव्यू चल रहा था बलूच बच्चों का, तो बलूच जो है जी स्टूडेंट थे, आपको बता रहे थे कि ईरान से पेट्रोल आता है, ठीक है ना सर? जी वो स्मगलिंग वाला था। अब मेरे समझ में नहीं जी बात आती कि अगर वही अगर नंबर 1 पे आता, चाइना के थ्रू आ जाता, जैसे इंडिया जी। का माल आप यूएई के थ्रू खरीद रहे हैं तो चाइना के थ्रू खरीदते, तो पाकिस्तान सरकार को कस्टम ड्यूटी मिल जाती, आम जनता को हम्म, सस्ता तेल मिल जाता क्योंकि वहां का ईरान का जी क्रूड ऑयल सस्ता है, जी तो कहीं से भी जी। नुकसान नहीं होता। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि आपकी आवाम को महंगा पड़ रहा है, और जो लोग स्मगलिंग कर रहे हैं केवल उनका फायदा हो रहा है, क्योंकि वो ईरान से तो बहुत सस्ता खरीद रहे हैं, लेकिन बिना जी जी कस्टम जी। ड्यूटी दिए नंबर 2 में पूरा तेल बेच रहे हैं। तो सर इस हम्म, तरीके से मोनोपोलाइजेशन आप खत्म करिए, मार्केट में फ्री ट्रेड बने, एक बिजनेस लाइए, इंडिया के साथ फ्रेंडशिप करिए, अफगानिस्तान और ईरान के साथ भी संबंध मजबूत करिए, जी तो इंडिया के हेल्प के साथ आप देखेंगे कि आप लोग भी तरक्की करते हैं। केवल 10 साल के अंदर पाकिस्तान, 10 साल ज्यादा कह दिया, केवल 5-6 साल में ही पाकिस्तान की भी तरक्की होना शुरू हो जाएगी। लेकिन इसके हम्म, लिए फिर भाई आपको इंडिया के साथ मिलजुल करके चलना पड़ेगा ना। कंपटीशन की बात करेंगे, $3 बिलियन का आपका एक्सपोर्ट रहा, क्या नाम है, आईटी सेक्टर में। इंडिया का कितना है जी देख लीजिएगा, मैं अपने मुंह जी से कहूंगा अच्छा नहीं लगेगा। अगर जी जी, मैंने अगर वो देखा है। तीन देखा ना, अगर वो $3 बिलियन का अगर इंडिया कंपीट करना चाहे अपने जम्मू कश्मीर, जो हमारे गरीब लोग हैं, हिमाचल प्रदेश, क्योंकि वहां की लेबर सस्ती है, वहां आईटी की जी हमने इंडस्ट्री लगा दी, तो जो पाकिस्तान का $3 बिलियन जो उधर जा रहा है वो भी कट के इंडिया में आ जाए, हम्म, मतलब संभावना है। और जी अगर जी इंडिया के जी जी। साथ मिल के चलेंगे ना सर आप, तो उसमें आपका भी फायदा है, इंडिया का भी फायदा है, सर ज्यादा मेरा तो पाकिस्तान का फायदा है, फायदा है। मेरा भी फायदा है, हमारी जो गवर्नमेंट, जो हमारी आवाम है उसका भी फायदा है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनका फायदा नहीं, उनका नुकसान है। तो वही लोग नहीं चाहते कि हमारे आपस में ताल्लुकात में सुधार आए। मैं तो यही समझता हूँ। हाँ बिल्कुल। अभी मैं देख रहा था आपकी एक पाकिस्तानी इंटरनेशनल एयरलाइंस है, वो जो है जी लगातार घाटे में जा रही है, और मलेशिया आपका मित्र मुमालिक है, उसने भी उसको जी रोक लिया, कह रहा हमारा पहले पैसा जी दो तब हम जी। आपका जहाज हमारा एयरलाइन जाने पकड़ दे। लिया उन्होंने। जी पकड़ लिया, तो शायद कुछ जी $1 मिलियन देने हैं। अब मैं जी देख रहा जी था कि उसकी रिपोर्ट की पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस
गवर्नमेंट की, पाकिस्तान गवर्नमेंट की है, जी। उसमें इम्प्लाइज की संख्या एक आदमी की जगह 4 लोग रखे हैं, और सब चारों, जो सरकार आती है अपने कुछ लोगों को भर देती है, उनकी जो ऐसे ही है। सैलरी जाती है पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के उस पे, और वो हम्म। जो है साहब काम धाम कुछ है नहीं, पहली चीज। हम्म। जो दूसरी चीज मैं देख रहा था कि वहां कोई आपके नेता है, उनकी अपनी एक फ्लाइट उनकी भी कोई एयरलाइंस कंपनी है, तो उसको जी जी। फायदा पहुंचाने के लिए वो गवर्नमेंट की कंपनियों को घाटा, मैंने ऐसी योजना बना देते हैं वो। शाहिद खान अब्बासी की भी है, जो जरदारी साहब की बहन है फरियाल तालपुर, शायद मेरे ख्याल में उनकी भी है। तो हमारे सियासतदानों की अपनी अगर एयरलाइंस कंपनी होगी तो हमारी कौन सी चलेगी फिर यहाँ पे? हाँ, तो ये भी इश्यूज आ रहे हैं ना, यही इश्यूज आ रहे हैं हम्म। एक्चुअली। इसके रूट में प्रॉब्लम ये आती है सर, जब पाकिस्तान आजाद हुआ था तो हमारे यहाँ तो फ्रीडम फाइटर्स थे जिन्होंने हमारे देश का संविधान बनाया। आपके यहाँ पर जब जी बात आई तो जितने भी लैंड लॉर्ड्स थे इंडिया से, जो रिच मुहाजिर गए थे, वो जी उन्होंने दोस्ती गांठी सिंध और बलूचिस्तान के जमींदारों से, जिन्हें आप लोग बढेरा कहते हैं। और इन लोगों ने मिल करके पंजाब, जिसका की लैंड फर्टाइल थी, वहां के लोगों से उनका संपर्क, कुछ संबंध चाहिए था, आई मीन कुछ जनता का समर्थन चाहिए था, तो पंजाब के लोगों को पकड़ा, उन्हें फौज में भर्ती किया। 17% रेवेन्यू पाकिस्तान के पास गया था, 33% फौज आपके पास गई थी। तो उस जी। फौज को लगातार आप बढ़ाते रहे, और उसमें पंजाबी लोगों का समर्थन लेते रहे, पंजाबी लोगों को उसमें आप नौकरी देते रहे, तो उनका थोड़ा समर्थन मिल गया। अब यही लोग जब आज सत्ता में आ गए हैं, तो पाकिस्तान के हित के लिए काम नहीं कर रहा है, वो अपने हित के लिए काम कर रहे हैं। उनके लिए पाकिस्तानी जनता नागरिक नहीं है साहब, उनके लिए पाकिस्तानी जनता डिसेंट है, प्रजा है। आज भी उनकी सोच वो नवाब, जमींदार और राजा रजवाड़े, बादशाह, नवाब वाली ही है सर। तो अब जी ऐसे में तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना। आपकी जब तक पाकिस्तान की आवाम अवेयर नहीं होगी, जब तक जागरूक नहीं होगी, ट्रू डेमोक्रेसी नहीं आएगी, एक लोकतंत्र, जनता के प्रति, जनता का वोट लेना है, वोट लेकर के सरकार बनानी है, जब तक ये नेताओं में फीलिंग नहीं आएगी, और जनता वोट तभी देगी जब विकास होगा, शांति बनी रहेगी। तो जब जनता सर। अवेयर होगी। हाँ। सर अवेयरनेस की बात आप कर रहे हैं, अब देखें इमरान खान साहब ने 3.5 पौने 4 साल पहले गवर्नमेंट की है, तो उन्होंने कोई भी ऐसी पॉलिसी या उनका कोई भी ऐसा काम नहीं था हाँ जो मुल्क की हाँ मुफाद में हो। हाँ तो जी, हाँ अभी जी। मैं आपको ये बताऊं कि मैं फील्ड के अंदर जाता हूं तो 60 से 70% लोग इमरान खान साहब के साथ हैं। हालांकि उनकी गलत पॉलिसियों, गलत कारकर्दगी की वजह से इस वक्त मुल्क जो है इस मुश्किलात का सामना है। लेकिन अवाम क्या है, अवाम वो कहती है कि नहीं जी वो एक सच्चा लीडर है, वो इस्लाम का एक बड़ा लीडर है, और वो उसकी खातर हमारी जानें भी। आपने देखा कि 9 मई को क्या ये पाकिस्तान के अंदर वाकयात हुए, कैसा हुआ, और अभी भी हाँ जी। अवाम जो है वो उन्हीं उन्हीं के साथ है। तो ये अब कैसे अवेयरनेस, इन लोगों को कैसे अवेयर किया जाए या कैसे बताया जाए कि ये बंदा आप लोगों के नुकसान में है, आपके मुल्क के नुकसान में है। इंडिया के अंदर अगर इस तरह का आप कोई वाकया हुआ होता 9 मई वाला, या इस तरह कोई लीडर 3-4 साल उसकी कारकर्दगी अच्छी ना होती, तो आपके लोग उन्हें मेरे ख्याल में वोट भी ना देते, दोबारा उसको मुंह भी ना लगाते। तो ये पाकिस्तान की अवाम को पता नहीं है क्या हाल है इनका, समझ से बाहर है। 1975-76 अच्छी गवर्नमेंट थी, ऐतिहासिक रही, लेकिन उन्होंने एक छोटी सी गलती, छोटी क्या गलती तो बहुत बड़ी थी साहब, इमरजेंसी लगा दिया था इंदिरा जी, इंदिरा गांधी। जी वो चुनाव में उन्हें लगा हार जाएंगी, तो उन्होंने, आज तक देश भूला नहीं है, और वो इमरजेंसी तो उन्होंने लगा दी, लेकिन उन्हें सत्ता से बाहर जाना पड़ा था। ये है हम्म। आवाम की अवेयरनेस। आवाम जब जागरूक होती है तो एक अलग बात होती है, वो पॉलिसी देखती है, नीतियां देखती है, किन नीतियों में हम्म। देश का विकास है, आर्थिक विकास है, शांतिपूर्ण विकास है। और वो नेता, ठीक है, जो नेता आर्थिक विकास की तरफ ले जाएगा, शांति की बात करेगा, उस नेता का समर्थन करेंगे, और जब गलती करेंगे तो उनके प्रतिपक्ष वाले नेता का समर्थन कर देंगे। ये जी है। आपके यहाँ पाकिस्तान में थोड़ा सा मैं देखता हूँ, लोग लैंड, अपनी जमीन से नहीं जुड़े हुए हैं। वो जमीन से न जुड़ करके जब मजहब की बात करते हैं तो उनको बड़ी आसानी से मजहब के नाम पे बरगला दिया जाता है। मैं हम्म। देख रहा था कि इमरान खान साहब के समय में आप लोगों ने ईरान से टमाटर लिए, इंडिया से बैन कर दिया, चलिए कोई नहीं, आपने वहां से दिया, और जब वो आए तो बढेरा लोग बीच मार्केट में अपने लोगों के साथ उस टमाटर को गिरा रहे थे, और क्या कह रहे थे, ये शिया, ये काफिर टमाटर है, शिया टमाटर।
टमाटर जी कहाँ शिया और सुन्नी होता है साहब, वो काफी। और बताइए, वो सस्ता टमाटर आम जनता तक नहीं पहुंचने दिया वढेरा जी लोगों ने, धर्म का मजहब का सहारा लेकर के। तो ये थोड़ा सा मजहब वाले जो चीज आ जाती है आपके मुल्क में, ये बड़ा नुकसान कर रही है आपके मुल्क। ये भी जी, एक बहुत विषय शुक्रिया सर। आपका बहुत हमने कीमती टाइम लिया, आप मसरूफ होते हैं, तो आपने हमें आज पाकिस्तान की इकोनॉमी की जो खराबियां हैं वो भी बयान की, और उसके साथ साथ इंडिया ने किस तरीके से अपने आप को बेहतर किया है, और किस तरीके से वो अब वर्ल्ड 4th नंबर की इकोनॉमी बनने पे जा रहा है, उसके ऊपर आपने तफसील से बात की। तो सर आपको एक दफ़ा फिर मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारे प्रोग्राम में आए, और हमें आपने बहुत ही अपने जो कीमती विचार हैं उनसे हमारे जो देखने वाले हैं उनको आपने अवेयर किया। तो आपका धन्यवाद, बहुत शुक्रिया सर। इजाज़त चाहूँगा आपसे भी। अपना ख्याल आपने रखिएगा। अल्लाह अपने चैनल पर आमंत्रित किया, इसके लिए धन्यवाद। और जी, दर्शकों से मेरी एक जी, रिक्वेस्ट है जी, कि चौधरी साहब बहुत जी, अच्छा कार्य कर रहे हैं, इंडिया इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस के लिए कार्य कर रहे हैं, पाकिस्तान की जनता को अवेयर करना चाह रहे हैं। ये हर जगह पे मैंने देखा है, जहां धर्म मजहब की बात आई, आप मेरी रिक्वेस्ट पे गए भी थे, एक मंदिर का आपने जी, दर्शन जी, करवाया था। जी, यही नहीं, और भी जगहों पे मैंने देखा है। ISI वाला जो फैसलाबाद में था, आपने वो कवर किया जी, था, 9 मई के जो दंगा। जी, जी, जी। पब्लिक को भी अवेयर समर्थन करें, लाइक करें, और ज्यादा से ज्यादा जो है ग्रुप्स में शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद।